21 क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो भाई प्रैक्टिस सेट मतलब पहला जो अध्याय चल रहा था उसका प्रैक्टिस सेट मतलब अंतिम भाग 6 है। हिंदी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाओं को लेकर चर्चा करने वाले हैं और पीछे क्लास में हम 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और ये इसका जो अंतिम पार्ट है मतलब पहला जो टॉपिक है इसका अंतिम पार्ट आज सॉल्व करने वाले हैं। पीछे की जो क्लासेस हैं उनका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लें ताकि मतलब जो परीक्षाएं हैं उनमें अच्छा स्कोर कर पाए भाई। चलते हैं भाई, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? तो विश्व में भाषा जो परिवार हमें देखने को मिलते हैं 4 भाषा परिवार देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा मिलेगा हमें द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा मिलेगा चीनी तिब्बती और चौथा मिलेगा ऑस्ट्रिच भाषा परिवार। लेकिन हमारी जो हिंदी है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। तो जो उत्तर भारत में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? हमारी भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आएंगी। और साउथ इंडिया में जो भी भाषाएं बोली जाएंगी जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तो उसमें जो भाषाएं जो होंगी वो किस भाषा परिवार के अंतर्गत आएंगी? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आएंगी। तो इसमें देखो हमारी भारोपीय भाषा परिवार में गुजराती, हिंदी, मराठी, संस्कृत, ये सब भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं। लेकिन मलयालम जो है वो किसके अंतर्गत आएगा भैया? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आएगा। द्रविड़ भाषा परिवार कौन कौन सी मिलेंगी इससे अलग? देखो इम्पोर्टेंट कौन कौन सी पूछी जाएंगी द्रविड़ से। एक तो तमिल भाषा, तेलुगु और एक हमें देखने को मिलेगी कन्नड़ भाषा। तो ये मतलब द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली प्रमुख भाषाएं हैं भाई। तो इसका जो आंसर होगा सी आंसर होगा। तो अगर पूछा जाता सबसे बड़ा भाषा परिवार तो भारोपीय भाषा परिवार होगा। मतलब 75 या 76% के लगभग इसमें जो बोलने वालों की संख्या आती है भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। तो हिंदी और संस्कृत पूछी जाती है किस भाषा परिवार के अंतर्गत आएंगे? तो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली भाषाएं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? संस्कृतनिष्ठ, ब्रज अवधी का मिश्रित रूप, दक्कनी हिंदी। तो हिंदुस्तानी भाषा के अंतर्गत हमें हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है वो हिंदी और उर्दू का मिश्रित रूप है। तो इसमें जो आंसर हमारा डी होगा, तो ये आज हमारा लास्ट पार्ट है। फिर अगले टॉपिक पर आ जाएंगे, वर्ण विचार को लेकर चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अधोलिखित में एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। तो पूछा जाता है भोजपुरी का नाम किस गांव के नाम के आधार पर पड़ा था? भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इसे भोजपुरी नाम दिया गया। तो किसके गांव के नाम पर? भोजपुर। ये बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। भोजपुर गांव के आधार पर पूछा गया पेपर में, वही के आधार पर इसका नाम पड़ा भैया भोजपुरी, नाम भोजपुरी। अब इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, पूछा जाता है भोजपुरी का अन्य नाम। तो अन्य नाम हमारा होगा पूर्वी। तो पूछा जाएगा पूर्वी भोजपुरी को किस अन्य नाम से जाना? पूर्वी। अब ये कहाँ पर बोली जाएगी? हमारा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और हमारा पश्चिमी बिहार, मतलब बिहार का पश्चिमी पार्ट और उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग में बोली जाएगी भोजपुरी। और भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है हमारी? ये आती है हमारी बोली किसके अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है भैया? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है कौन सी? भोजपुरी। अगर राज्य की बात करें तो ये कहाँ पर हमें देखने को मिलेगी? उत्तर प्रदेश और प्लस बिहार में। कहाँ पर देखने को मिलेगी? उत्तर प्रदेश, बिहार। तो उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों में बोली जाएगी? देवरिया, मिर्ज़ापुर, बलिया। लेकिन इलाहाबाद में
जो है भाई भोजपुरी के अंतर्गत नहीं आता। तो इलाहाबाद हमारा किस भाषा के अंतर्गत आता है? अवधी भाषा के अंतर्गत आने वाला डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद। तो इसका जो आंसर होगा डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? तो बोला गया इनमें से कौन सी एक भाषा है। तो मतलब 3 जो दे रखी होंगी इसमें बोली दे रखी होंगी, एक भाषा। देखो मेवाती भाषा है, और ये मेवाती किसके अंतर्गत आती है मैंने बताई होगी, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। मारवाड़ी भी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएगी। बुंदेली ये किसके अंतर्गत आएगी? बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषा है, मतलब बोली है। पाली जो है यहाँ पर एक हमारी भाषा हो जाती है। तो आंसर हमारा करना होगा सी। तो इसमें ना की बोली बुला पूछा गया बल्कि भाषा पूछा गया। तो भाषा इनमें कौन सी? पाली। कौन सी भाषा है? पाली। तो इसका आंसर जो होगा हमारा सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण निम्न में से, मतलब भाषा को सीखने का जो दृष्टिकोण है मनोवैज्ञानिक निम्न में से है। जिज्ञासा, अगर किसी को सीखने की इच्छा होगी तभी भाषा सीख पाएगा, जिज्ञासा। अनुकरण, भाषा जो है वो दूसरों के अनुकरण से सीखी जाती है, मतलब दूसरों से देखकर या सुनकर सीखी जाती है। अभ्यास, मतलब जब लगातार अभ्यास करोगे तो भाषा को सीख जाओगे। तो मतलब उपयुक्त सभी होंगे। उपयुक्त कौन से होंगे? सभी होंगे। तो 5 का आंसर जो होगा डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन भाषा की स्वभावगत विशेषता नहीं है? भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। तो भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा किससे होता है? अपने पूर्वजों से होता है। भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर जाएगी। तो भाषा को जब सीखोगे शुरुआत में कठिन लगेगी, जैसे जैसे सीखते जाएंगे तो सरलता की ओर जाएगी। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं है, बल्कि कैसी संपत्ति? अर्जित। अर्जित का मतलब जो अनुकरण द्वारा हम अपने पूर्वजों से ग्रहण की गई है। तो भाषा कोई पैतृक संपत्ति थोड़ी, अर्जित संपत्ति जो कि अपने पूर्वज जो है उनसे ग्रहण की गई है अनुकरण के द्वारा। तो भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक। तो इसका जो आंसर ए कर देंगे, पहले का आंसर कर देंगे ए कर देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, ओकार बहुलक वर्ग के अंतर्गत आने वाली बोली का कौन सा वर्ग सही है भाई? तो पहला ऑप्शन दे रखा है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली और मालवी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है भैया कौरवी, दक्कनी हिंदी, हरियाणवी या जिसे बांगरू भी बोला जाता है, अवधी, बघेली, और चौथा बोल रहा है भोजपुरी। तो भोजपुरी जो आती है वो किसके अंतर्गत आती है? इकार बहुला के अंतर्गत आती है। भोजपुरी पूछा जाएगा, इकार बहुला के अंतर्गत आने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी। फिर इसके बाद आता अवधी, किसके अंतर्गत आती है? पूछा जाएगा अवधी और बघेली किसके अंतर्गत आती है? तो उकार बहुला किसके अंतर्गत आएंगे? उकार बहुला के अंतर्गत आने वाली बोलिए अवधी और बघेली। कौरवी, दक्षिणी, हरियाणवी, बांगरू, इससे बोला जाता है आकार बहुला। ये सब कौन से वर्ग के अंतर्गत आएंगे? आकार बहुला वर्ग के अंतर्गत आने वाली बोलियाँ। तो इसमें जो आंसर जो हमारा बचेगा ब्रजभाषा है, किसके अंतर्गत? ये सारी भाषा मतलब बोलियाँ किसके अंतर्गत आएंगी? ओकार बहुला के अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है किस वर्ग में कौन सी बोली आती है। तो यहाँ पर तुम्हें ध्यान रखना है भाई, देखो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, बुंदेली पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी मारवाड़ी हमारी राजस्थानी हिंदी, कुमायूनी गढ़वाली पहाड़ी हिंदी, मालवी राजस्थानी हिंदी। तो इसमें जो आंसर ओकार बहुला वर्ग के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन कर देंगे भैया, ए आंसर कर देंगे। देखेंगे भैया अगला क्वेश्चन, देवनागरी में आके 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था भाई? देवनागरी में जो आ की 12 खड़ी है इसका सुझाव किसने दिया था? नरेंद्र देव। लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य विनोबा भावे, काका कालेलकर। तो आ की 12 खड़ी का जो सुझाव दिया था भाई ये पूछा गया, तो सुझाव किसने दिया? काका कालेलकर के द्वारा ये सुझाव दिया गया। तो यहाँ पर हमें आंसर क्या करना होगा? डी आंसर करना होगा।
अगला क्वेश्चन है भाई, राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन संसद के समक्ष कब रखा? तो मैंने बताया होगा पिछली क्लास में, राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया 1955 में किया गया, और इसके प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खैर को नियुक्त किया गया। और तो इसका जो प्रतिवेदन है वो मतलब अगले वर्ष संसद के समक्ष रखा। तो राजभाषा आयोग को ध्यान रखेंगे 1955, और अगले वर्ष इन्होंने प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखा वही अपना। तो इसका जो आंसर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर, आकृति मूलक वर्गीकरण के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो मैंने बताया था भाई, आकृति मूलक वर्गीकरण के आधार विषय में कौन सा कथन सत्य है? इसे रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरण, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से जाना जाता है। तो ये बड़े लेवल की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लेकिन यूपीपी जैसे एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ध्यान रखना। इसका वर्गीकरण वाक्य रचना रूप पद के आधार पर मानकर किया जाता है। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम जी स्लेगन ने किया। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर कथन जो है भाई सारे ही सत्य हैं, उपयुक्त सभी सत्य हैं भाई। तो इसका जो आंसर हमारा कौन सा है? डी आंसर होगा। कौन सा है? डी आंसर होगा। सबसे ज़्यादा आंसर कौन सा होगा? डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रभाषा है। ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे भाई, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो ज़्यादातर बच्चों का जो जवाब आएगा राष्ट्रभाषा को लेकर वो हिंदी आएगा, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। भारत की क्या है? राजभाषा। तो इसमें से क्या होगा? इनमें से कोई नहीं आंसर देना होगा। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी थोड़ी है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा डी आंसर होगा 11वें का। अगला क्वेश्चन, चीनी, तिब्बती, बर्मी, सुदामी भाषा किस भाषा वर्गीकरण का उदाहरण? आयोगात्मक, योगात्मक, दोनों। तो ये किसके अंतर्गत आएंगी? योगात्मक। बाकी जितनी भी हम भाषाएं बोलते हैं, जो भी हम भाषाएं जितनी बोल रहे हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? योगात्मक के अंतर्गत आएंगी। जितनी भी हम भाषाएं बोलते हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगी? योगात्मक। लेकिन चीनी, तिब्बती, बर्मी और सुदामी भाषा ये किसके अंतर्गत आती है? अयोगात्मक के अंतर्गत आती हैं। कौरवी बोली के नामकरण कर्ता कौन है भाई? कौरवी बोली का गियर्सन, ईश्वर चंद्रगुप्त, राहुल शाकृत्यायन, बांकीदास। तो राहुल शाकृत्यायन के द्वारा कौरवी बोली का नामकरण किया गया। और कौरवी बोली किस बोली का अन्य नाम है? खड़ी बोली का अन्य नाम। तो खड़ी बोली को ही क्या कहा जाता है भैया? कौरवी कहा जाता है। तो खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी, और इसका नामकरण करने वाले कौन है? राहुल शाकृत्यायन। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली व्यंजनांत बोली है? अवधी, भोजपुरी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब व्यंजनांत, जिसके अंत में व्यंजन हो ऐसी बोली, तो यहाँ पर अवधी भी होगी, भोजपुरी। तो इसका आंसर जो होगा ए व वी दोनों आंसर इसका करेंगे हम। क्या करेंगे? ए और बी। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका होगा। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मैंने बताया होगा 5 बोलियां हमें देखने को मिलती, 5 देखने को मिलेंगी। एक तो खड़ी बोली मिलेगी हमें, कन्नौजी मिलेगी, हरियाणवी या बांगरू, और एक मिलेगी हमें कौन सी? ब्रजभाषा, और ब्रजभाषा मिलेगी, और एक हमें मिलेगी कौन सी भैया? बुंदेली। तो यहाँ पर देखो कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़ी जो आएगी हमारी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। एक तो छत्तीसगढ़ी, इससे 2 अलग कौन सी और आएंगी हमारी? एक तो आएगी अवधी, और एक हमारी आएगी बघेली। अवधी, बघेली और एक छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां देखने को मिलेंगी? 3 मिलेंगी। तो इसका जो आंसर हमें बी करना होगा। तो आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। तो पीछे की क्लास में भी देखते रहो भाई, क्वेश्चन बहुत मेहनत से तैयार करते हैं, लाइक वगैरह करते रह करो भाई। सही है भाई, जिससे मोटिवेशन मिलता है भाई।
अवधि की पहली कृति है, पिछले साइड में मैंने बताया होगा प्रेम सागर। प्रेम सागर ये है भैया लल्लू लाल की रचना। प्रेम सागर, प्रेम सागर किसकी है भाई? लल्लू लाल की। प्रिय प्रवास, तो प्रिय प्रवास को लेकर पूछा जाता है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा? प्रिय प्रवास महाकाव्य। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो किसका भैया? इनका शॉर्ट नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का भैया। ये किसका भाई? हरिऔध जी का ये वाला महाकाव्य कौन सा? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मृगावती ये रचना हमारी कुतवन की है। कुतवन की रचना कौन सी? मृगावती। लेकिन अवधि की पहली कृति चंदायन या लोरकहा, ये किसका भैया? ये है अवधि की पहली कृति मुल्ला दाऊद की है। बहुत पूछी जाती है अवधि की पहली कृति मुल्ला दाऊद की कौन सी है? चंदायन, चंदायन या लोरकहा। तो इसका जो आंसर हमें करना था सी आंसर करना था भाई। कौन सा? सी। हाँ ये क्वेश्चन। अपभ्रंश के पहली कवि हैं स्वयंभू, उपनिषद, ब्रह्मा, हेमचंद। तो अपभ्रंश के पहले कवि कौन सी? स्वयंभू है। अब स्वयंभू की एक रचना बहुत पूछी जाती है इनकी, पौम चरेऊ। पौम चरेऊ तो पूछी जाती है। अपभ्रंश के पहले कवि जिनकी रचना कौन सी है? पौम चरेऊ है भाई। कौन सी? और इसमें हमें 5 कांड देखने को मिलेंगे। कितने कांड देखने को मिलेंगे? 5 कांड देखने को। इसमें क्या है? भगवान राम का चरित्र, भगवान राम का चरित्र के बारे में, भगवान राम के चरित्र के बारे में बात की गई। भगवान राम का चरित्र, तो ये एक अपूर्ण चरित्र है, मतलब अपूर्ण, पूर्ण इनके द्वारा पूर्ण नहीं किया गया अपूर्ण चरित्र। लेकिन पूर्ण किसके द्वारा किया गया? इनके पुत्र द्वारा ये पूर्ण किया गया। त्रिभुवन के द्वारा पौमचरम को पूर्ण किया गया। सरहपा पूछा जाता है सिद्धों का प्रथम कवि अंतिम कवि सरहपा। हिंदी साहित्य का अगर प्रथम कवि पूछा जाएगा तो सरहपा आंसर होगा। लेकिन अपभ्रंश के पहले कवि कौन से हैं भैया? स्वयंभू, जिनकी रचना पौमचरऊ 5 कांड भगवान राम के चरित्र को बताया गया। अपूर्ण चरित्र, और ये पूर्ण किसने किया? इनके पिता त्रिभुवन के द्वारा पूर्ण किया गया। अगर पूछा जाता है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन सा, तो सरहपा को माना जाता है। आएंगे वे अगले क्वेश्चन। साहित्य को बढ़ावा देने वाली शीर्षक संस्था है केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, राजभाषा विधायक हिंदी आयोग, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली। तो मैंने ये तुम्हें जीएस में भी बताया होगा। साहित्य के लिए काम करने वाली संस्था कौन सी? साहित्य अकादमी नई दिल्ली। और ये कब? 1953 में गठित की गई। और इसका उद्घाटन मैंने बताया होगा जीएस में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 28 जनवरी 1953 को किया गया। तो इसका जो आंसर जो होगा हमारा बी आंसर है। क्या आंसर? बी आंसर। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना भाष है। ध्वन्यात्मक, अध्वन्यात्मक या दोनों। तो भाषा में ध्वनि नहीं होती, तो यहाँ पर ये क्या? अध्वन्यात्मक, मतलब जिसमें ध्वनि नहीं है तो भाष क्या है भैया? भाष क्या है भैया? अध्वन्यात्मक। तो इसका जो आंसर वी आंसर होगा। क्या आंसर होगा? वी। देखो ये क्वेश्चन। हिंदी का पहला पत्र है कवि वचन सुधा, बनारस अखबार, अभ्युदय, उदत मार्टन। तो हिंदी का पहला जो पत्र है उदत मार्टन 1826 को कहाँ से प्रकाशित किया गया? कोलकाता से ये प्रकाशित किया गया मई 1826। किसके? पंडित जुगल किशोर इसके संपादक हैं। पूछे जाते हैं भाई हिंदी का पहला जो समाचार पत्र है इसके संपादक कौन है? पंडित जुगल किशोर।
तो यहाँ पर उदंत मार्टन 1826 में कहाँ से प्रकाशित किया गया? कोलकाता से, जो कि हिंदी का पहला पत्र था भैया। क्वेश्चन नंबर, भाषा के विषय में कौन सा कथन सत्य है? एक व्यक्ति अनेक व्यक्तियों को विचार व्यक्त करता है, सही है बिल्कुल। अनेक व्यक्ति एक व्यक्ति से विचार व्यक्त करता है, सही है, ये भी सही बोल रहा है। अनेक व्यक्ति या व्यक्ति अनेक या एक व्यक्ति से विचार व्यक्त करता है, तो ये भी सही है। तो इनमें से ऑल द करेक्ट होंगे। कौन सा होगा? 21 में का जो आंसर होगा डी। इसमें सारे कथन जो है सही बोले गए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्टन कोलकाता में कब प्रकाशित हुआ? अभी बताया 1826, 1854, 1975। तो कब हुआ भैया? 1826 में। किसके द्वारा? पंडित जुगल किशोर के द्वारा। कहाँ से? 1826 में कोलकाता से इसका प्रकाशन किया गया, जो कि हिंदी का पहला पत्र था भाई। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है? भक्ति सागर, काव्य सागर, सुख सागर, प्रेम सागर। तो क्या बोलेंगे भैया? प्रेम सागर बोल देंगे इसका आंसर। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग प्रेम सागर। और ये रचना किसकी है भैया? लल्लू लाल की प्रमुख रचना कौन सी? प्रेम सागर। तो यहाँ पर इनके रचनाकार का भी नाम हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है? प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है? भारतीय भाषा परिषद, हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारणी सभा, राष्ट्रभाषा परिषद। तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी के बारे में बताओगा तो मैं, ये कहाँ पर है? काशी में नागरिक प्रचारणी सभा काशी। तो इसका जो आस्था प्रयाग में जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन, तो ये 1910 में स्थापित की गई भैया। कब की गई? 1910 में, 1 मई 1910 में इसकी स्थापना की गई। 1 मई 1910 हिंदी साहित्य सम्मेलन। और ये है कहाँ पर भैया? प्रयाग में। तो प्रयाग में हिंदी की संस्था जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन। इसका जो आंसर है वी आंसर करना होगा। क्या करना होगा भाई? वी आंसर करना होगा। अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 10 मई 1963, 10 मई 1967, 25 जून 1975, 25 जून 1967। तो राजभाषा अधिनियम जो 10 मई 1967 को पारित किया गया, तो राजभाषा एक्ट 1967 में पारित किया गया 10 मई। तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर अगला, राजभाषा विभाग की स्थापना कभी गई थी? 26 जनवरी 1975, 25 जून 1975, 10 मई 1963, 29 अगस्त 1967। तो राजभाषा विभाग की जो स्थापना की गई 25 जून 1975 को स्थापना की गई। और ये कहाँ? ये इसका जो आंसर होगा वी होगा। क्या होगा आंसर? वी होगा। राष्ट्रभाषा होती है राष्ट्र की राजधानी की भाषा, राज्य विशेष की भाषा, अधिकतर राज्यों की भाषा, राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। तो राजभाषा जो होती है राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा जो होती है वो होती है राष्ट्रभाषा। कौन सी? राष्ट्रभाषा। किस क्रम में सत्य कथन है? संविधान की 8वीं सूची में 15 भाषाएं हैं। 15 भाषाएं नहीं है, बल्कि कितनी है? 22 हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट हमारी गलत। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा घोषित किया गया। क्या? राजभाषा। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं होता। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। ये वाले स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका जरूर खासकर आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? राजभाषा 1955, 76, 67, 63। तो 1967 में अधिनियम में संशोधन किया गया और 21वें संविधान संशोधन 1967 संशोधन किया गया और सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में किसमें जोड़ा गया? भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इसका जो आंसर है सी है। 1967 में संशोधन किया गया और सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया 1967 में। संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा, संस्कृति भाषा नहीं जी भाई, संस्कृति भाषा थोड़ी है। संवैधानिक दृष्टि से मातृभाषा, जनभाषा। तो संवैधानिक दृष्टि से राजभाषा। और आर्टिकल 343 में बोला गया संघ की राजभाषा क्या होगी भैया? हिंदी होगी। और कौन सी लिपि होगी? देवनागरी लिपि होगी। आर्टिकल 343 का 1 कहता है।
किस क्रम में असत्य कथन है? संविधान का अनुच्छेद 345 का संबंध राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाओं से। संविधान में 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग स्वतंत्रता के बाद ही प्रारंभ हुआ। संविधान के अनुच्छेद 348 एवं 349 में उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाषा के बारे में बताया। भाषा के बारे में है भाई, तो ये ध्यान, ये यहाँ पर नहीं है भाई, ध्यान ये इतना है भाई, यहाँ ध्यान रखना है भाई। तो यहाँ पर एक बात तुम्हें दिखाई दे रही होगी, एक स्टेटमेंट गलत बोली गई है। संविधान में 14 सितंबर 1950 को थोड़ी मिला राजभाषा घोषित किया गया, 14 सितंबर 1949। तो ये चारों पॉइंट बहुत बेहतरीन पॉइंट है, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए। मतलब ये चारों पॉइंट जो है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया गलत स्टेटमेंट, तो ये चार हमारे पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? बहुत बार रिपीट हो चुका है। जिसमें साहित्य लिखा जाता है, जिसका प्रयोग राजा करता है, जिसका क्षेत्र सारा राष्ट्र होता है, तो जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है उसे कहा जाता है राजभाषा। तो भारत की राजभाषा कौन सी है भैया? हिंदी है। तो हिंदी को किस वर्ग में रखा गया? राजभाषा के वर्ग में रखा गया। भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है? 343 51, आर्टिकल 243 से 251, अनुच्छेद 143 से 151, अनुच्छेद 443 से 451। तो आर्टिकल हम सारे ही कवर कर चुके हैं स्टेट में। तो ये कब है भैया? 343 से 351 में किसके बारे में? राजभाषा के संबंध में उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 343 से 51। तो सारे आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। ब्राह्मी लिपि के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह सबसे प्राचीन लिपि है, सही है भाई, सबसे पुरानी लिपि है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर, अब देखो कन्फ्यूजन होता है दाएं से बाएं, तो ब्राह्मी में वे, तो वे तो पहले बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। सर्वप्रथम इस लिपि को 1637 में जेम्स प्रेस्टेप ने पढ़ा था। तो 1637 नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1837 ईस्वी में। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि की व्याख्या करने वाला कौन था? जेम्स प्रेस्टेप। भारत में ज़्यादातर लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से हमारी देवनागरी लिपि का भी विकास हुआ है भैया। तो देवनागरी लिपि की जननी ब्राह्मी लिपि। तो इसमें जो आंसर हमारा सी आंसर हो जाता है, तो ये गलत पूछा गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 37, भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन है। भोजपुरी को पूर्वी भी कहते हैं, बिल्कुल बात सही है। भोजपुरी पूर्वी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोली है। भोजपुरी देवरिया, मिर्ज़ापुर, बलिया, गाजीपुर और बिहार के पटना में बोली जाती है, सही हुई। भोजपुरी बोली का नाम भोजपुरी गांव के आधार पर पड़ा, तो भोजपुरी का जो नाम है वो किस गांव के आधार पर? भोजपुर। क्या भैया? भोजपुर होगा भाई। यहाँ पर देखेंगे भाई एक बार, तो कौन सा गांव है भैया? भोजपुर गांव के नाम के आधार पर पड़ा। तो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना, भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आएगी, बल्कि ये किसके अंतर्गत आती है भैया? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। कौन सी? भोजपुरी। अब देखो बिहारी हिंदी के अंतर्गत हमारी कितनी बोलियां देखने को मिलेंगी? एक तो हमें मैथिली देखने को मिलेगी, जो कि भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में वर्णित है, मैथिली। एक हमारी यहाँ पर देखने को मिलती है मगही, और एक मिलती है भोजपुरी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं। तो यहाँ पर पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोला गया, तो ये वाली यहाँ पर बात गलत थी, तो आंसर इसका बी हो जाता है। 36 में का बी आंसर। आगे क्वेश्चन आएंगे 37। गधे के होठ वाली लिपि किसे कहा जाता है? गधे के होठ वाली लिपि, अच्छा जी, खरोष्टी, देवनागरी, ब्राह्मी लिपि, अरमागी। तो खर का मतलब होता है गधा और ओष्ठ का मतलब होठ। क्लियर है? खर का मतलब खर किसका पर्यायवाची चाहिए? हमारा गधे का। और ओष्ठ का मतलब होठ। तो गधे के होठ वाली लिपि किसे कहा जाता है? खरोष्टी। और ये भारत के किस भाग में प्रचलित थी? पश्चिम उत्तर भारत में प्रचलित थी। मतलब पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान वाला, ये वाला भारत उत्तर पश्चिम में जो भाई वहाँ पर प्रचलित थी। और गांधार क्षेत्र से इसका संबंध था। खरोष्टी लिपि का संबंध किससे था? गांधार क्षेत्र।
तो इसका जो आंसर हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 38, देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा सत्य है? यह लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1957 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति का आचार्य नरेंद्र थे। यह आधुनिक भारतीय लिपि मानी जाती है। तो क्या दोगे भाई इसका आंसर? तो इसका आंसर यहाँ पर ये भी सही है, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। बी वाली बात, ये वाली बात यहाँ पर गलत बोली गई। अब देखो 1947 में गठित, 1957 में नहीं बल्कि यहाँ पर जो गठित की गई थी देवनागरी लिपि सुधार परिषद 1947 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। तो यहाँ पर हमें आंसर सी करना चाहिए था, तो बहुत सारे बच्चों का ये आंसर गलत होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, बोला भाई तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच प्राचीन भारत के किस भाग में खरोष्ठी लिपि थी? मगध, दक्षिण, मध्य। तो कहाँ पर प्रचलित थी? गांधार क्षेत्र में प्रचलित थी। गांधार, तो गांधार क्षेत्र मतलब ये वाला तुम्हारा क्षेत्र जो है अफगानिस्तान वाला, काबुल वाला क्षेत्र, और ये तुम्हारा पाकिस्तानी पश्चिमी उत्तर भारत में ये था गांधार क्षेत्र, मतलब गांधार साम्राज्य से इसका संबंध था। किसका भाई? खरोष्ठी लिपि का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने खरोष्ठी लिपि को समझने का श्रेय दिया जाता है? विलियम जोन्स, जेम्स प्रेसेप, आर पी कंक्सले, एस.टी. कोलब्रुक। तो किसे जेम्स लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रेसेप ने समझा था, और इन्हीं ने ही सबसे पहले खरोष्ठी लिपि को समझने का प्रयास किया था। किसने भैया? जेम्स प्रेसेप। तो ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर अगला 41, डैश ने ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपियों की व्याख्या की जो पहले के अब शिलालेखों के लिए उपयोग की जाती, पत्थर पर लिखने वाले मतलब शिलालेख के लिए उपयोग की जाती थी पहले ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। इसकी व्याख्या करने वाला कनिंघम, व्हीलर, मार्शल, जेम्स प्रेसेप, और एक ऑप्शन तुम्हारा है भैया ये कनिंघम। तो यहाँ पर ब्राह्मी लिपि की व्याख्या करने वाले जेम्स प्रेसेप थे। कौन सा? तो आंसर नंबर हमारा डी होगा, आंसर नंबर डी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 43, खरोष्ठी लिपि कौन से साम्राज्य से संबंधित है? पांड्य साम्राज्य से संबंधित नहीं थी भाई, नालंदा से भी नहीं थी, गुप्त से भी नहीं थी, बल्कि किससे संबंधित थी? गांधार साम्राज्य से संबंधित थी। खरोष्ठी लिपि का संबंध किस साम्राज्य से था? गांधार साम्राज्य से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर अगला है 44, नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? देवीय लिपि, नंदी नागरी लिपि, देव लिपि या नंदी देवी? तो नागरी लिपि को अन्य नाम से जाना जाता है भैया, नागरी लिपि से ही बन गई हमारी देवनागरी। तो नंदी नागरी लिपि, क्या नाम दिया था? नागरी लिपि को अन्य नाम से जाना जाता है, तो नंदी नागरी लिपि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? उत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, दक्षिणोत्तर क्षेत्र। तो मैंने अभी बताया पश्चिम और उत्तर क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि प्रचलित थी भारत की। तो इसके खरोष्ठी लिपि का आंसर कर देंगे भैया सी कर देंगे, कौन सा कर देंगे? सी। क्वेश्चन नंबर लास्ट, अवधी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? कशिका, कोशिका लिख दिया देखिए भाई, हमारी टेक्निकल टीम कितनी बड़ी है। कोशिका, कोशिका नहीं है भैया, ये कशिका है, कशिका। तो काशी या बनारस के क्षेत्र में जो बोली आई, तो बनारस क्षेत्र की बोली को कहा जाता है कशिका। और ये क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस में पूछा गया। अवधी को नाम दिया जाता है कौशली। हाड़ौती किसे कहा जाता है भैया? जयपुर और जयपुर के आसपास बोली जाने वाली जयपुरी को हाड़ौती कहा जाता है, और हाड़ौती या इसे कहा जाता है ढूंढाड़ी। तो जयपुरी को हाड़ौती, ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। तो जयपुर के आसपास वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगी। पूर्वी किसे कहते हैं? मैंने अभी बता चुका हूँ, पूर्वी कहते हैं भोजपुरी को। पूर्वी किसे कहा जाता है? भोजपुरी को, पूर्वी भोजपुरी को। तो इसका आंसर वी होता। तो ये वाला हमने टॉपिक किया वही फिनिश। टॉपिक कर दिया हमने कंप्लीट। अगला जो अध्याय है भाई, अगला अध्याय
हम करने वाले हैं भाई, अगला अध्याय हम करेंगे भैया वर्ण विचार को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो एक टॉपिक हिंदी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाएं, और हमने लिपियों के विकास क्रम को भी देखा। तो भाषा, बोली, अनुच्छेद वगैरह सारा कुछ हमने इसमें पहले टॉपिक में कवर किया। मतलब आगे जो आप वर्णमाला से सीधे शुरुआत करेंगे और टॉपिक वाइज ऐसे ही श्रृंखला हमारी चलती रहेगी। और ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो सारे बच्चे ये मतलब 6 क्लासें जो हैं मतलब आज तक की, वो सारी क्लासें एक बार रिवीजन कर लें अच्छे से, मतलब स्पीड बढ़ाकर देख लें दोबारा से। तो एक तरीके से ये टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो गया। मतलब इसमें हमने 250 के समथिंग प्रश्न सॉल्व किए हैं 6 पार्टों में। कितने भैया? 250 क्वेश्चन के समथिंग, मतलब इस पार्ट में हमने 6 पार्टों में कवर किए हैं। तो मतलब वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक भी करें और शेयर ज़रूर करें, और जो भी सुझाव हो उसे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम उस पर क्या करें, वर्क कर सकें, मतलब उसे कमी को दूर कर सकें, जिससे तुम्हारे लिए वो एक अहम कड़ी साबित हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।